गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। आज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने ऋण पत्रों के शोधन जो आप सिंकिंग फंड बना के करते हैं उसमें आप किस तरीके से अलग अलग वर्ष में अलग अलग एंट्रीज करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन थ्योरी आपको कल बताई थी और आज हम उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन समझते हैं। 1 अप्रैल 2013 को सुरेंद्र लिमिटेड ने जनता में 5 लाख के ऋण पत्र जारी किए जो तीसरे वर्ष के अंत में सममूल्य पर शोधनीय हैं। ठीक है, यानी 3 साल के लिए डिबेंचर मार्केट में इशू हुआ है और 3 साल बाद इनका शोधन होना है। ऋण पत्रों के शोधन के लिए यह निश्चित किया गया है कि सिंकिंग फंड का निर्माण कर दिया जाए। सिंकिंग फंड आप लोगों को क्रिएट करना है। सिंकिंग फंड तालिकाएं यह बतलाती हैं कि यदि 0.30803 का धन प्रत्येक वर्ष के अंत में 8% प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाए तो तीसरे वर्ष के अंत में यह राशि ₹1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, यानी कि 8%, तो 8% सिक्योरिटीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है और आप 0.308303 के हिसाब से आप करेंगे इन्वेस्ट, तो आपको जितना अमाउंट चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 31 मार्च 16 को समस्त विनियोगों में 320357 में बेच दिया गया। इतने अमाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया। कंपनी के 5 लाख अंकित मूल्य के ऋण पत्र का उनकी परिपक्वता तिथि पर सममूल्य पर शोधन कर दिया गया है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। ऋण पत्रों पर ब्याज के अलावा यानी इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं करनी है तथा डिबेंचर खाता, डिबेंचर सिंकिंग फंड खाता तथा डिबेंचर सिंकिंग फंड एंड इन्वेस्टमेंट खाता 3 वर्षों के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, तो पहले हम एंट्रीज देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 लाख के इशू है, दिखा रखा है यहाँ पे डिबेंचर का। बैंक अकाउंट डेबिट में डिबेंचर एप्लीकेशन आपके पास आई 5 लाख की, फिर आपने उनको डिबेंचर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया 5 लाख में। ये तो हुआ जब इशू ऑफ डिबेंचर था 2013 का। अब उसके 1 साल बाद से, यानी जिस साल हम इशू करते हैं डिबेंचर उसके अगले साल से ही हम सिंकिंग फंड क्रिएट करके जो अमाउंट है वो निकालने लग जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम प्रॉफिट में से निकालेंगे पैसा, तो P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। 2, किस में डालेंगे पैसा? डिबेंचर सिंकिंग फंड में। यहाँ पर डिबेंचर सिंकिंग फंड आपका क्रिएट हो गया। अब ये अमाउंट कैसे आया आपका? आपको ज़रूरत है 5 लाख रुपए की। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि 0.30803, देखिए 0.30803 की आपका जो धन है वो प्रत्येक वर्ष में जाना चाहिए। तो आप 5 लाख रुपीज़ को जब इंटू करेंगे 0.30803 से, तो आपको 1 साल की किश्त मिल जाएगी 154015। ठीक है, तो यानी ये राशि हर साल, यानी 3 साल के लिए डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो हर 3 साल ये जो राशि है आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी अपने P&L अकाउंट से। ठीक है, ये विड्रॉ हमने कर लिया। अब आप इस सारे पैसे को, ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से चलेगा, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा निकाल के डिबेंचर सिंकिंग फंड में डालेंगे, फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड से पैसा निकाल के डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप उसको डालेंगे। यानी इस राशि को आपको अपने पास केवल अकाउंट में ना रख के इसको कहीं ना कहीं विनियोजित और या इन्वेस्ट करना है। तो ये 154015 की राशि टू बैंक कर दी। देखिए, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम से एक फंड ओपन हो गया और इसका पेमेंट हो गया, उस इन्वेस्टमेंट में इसमें पैसा डाल दिया तो बैंक से हमारे ये पैसा चला गया। अब 1 साल के बाद 2015 के बाद आप इस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज कमाएंगे। ब्याज कितना? 8%। क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने 8% सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है, तो इंटरेस्ट एट द रेट 8%, यानी 154015 पे आप 8% निकालेंगे तो 12321 आएगा। ठीक है, अब इस साल में सबसे पहले आपने ब्याज रिसीव कर लिया। अब इस साल आप P&L अकाउंट से जो आपका एनुअल ड्राइंग है वो निकालेंगे। 154015 की एंट्री आपकी सेम रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब अगेन वही प्रोसेस कि आप इसको जो पैसा है सिंकिंग फंड का उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। टू बैंक से आपकी पेमेंट हो गई। अब आपके पास कितना, अब आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? देखो 154015, ठीक है, प्लस जो ब्याज आपको मिला है उस ब्याज को भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे 123321 का, यानी ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। पहले फर्स्ट जो किश्त है आपकी 154015 की वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपने उस पर ब्याज कमाया 12321, वो भी आपको इस साल के एनुअल ड्राइंग के साथ यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 2015 विल बी 166,336। ठीक है, अब आई 3rd ईयर, इस साल आपको रिडेम्पशन भी करना है, लेकिन आप वर्ष जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे ब्याज किस पे? 166,336 पे 8% के हिसाब से, प्लस जो पुराना 154015 चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि आपने ये पहली जो किस्त निकाली वो भी इन्वेस्ट कर रखी है, उस पर आप दोबारा ब्याज प्राप्त करेंगे। पिछले साल जो आपने इन्वेस्ट किया आप उस पर ब्याज प्राप्त करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने ब्याज प्राप्त कर लिया 25,628। फिर आप इस साल भी अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से फाइनल किस्त निकालेंगे 154015 की। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो साल है ये रिडेम्पशन का साल है और इस साल हमको इनको इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि पुराने इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं उनको भी बेच के हमें इनको रिडीम करना है। तो जब हमने इन पुराने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया तो हमें कितना पैसा मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3,20,357 रुपये। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों हुआ डेबिट बैंक अकाउंट? बिकॉज वी हैव सोल्ड डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 3,20,357 रुपीज़। ठीक है, अब आप इनका रिडेम्पशन कर दीजिए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पे कई बार प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको यहाँ पे शो करना है। तो ये देखिए डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो डिबेंचर सिंकिंग फंड को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर हमें लॉस हुआ होता तो डिबेंचर सिंकिंग फंड को हम डेबिट में लिखते और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट में लिखते। कितने रुपीज़ का हुआ है? हमें 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कैसे? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड करी है वो 320,357 में करी है। ठीक है, और हमने जमा कितना किया है विद इंटरेस्ट 320,351। अब ये अमाउंट कैसे आएगा आपका? 154015 इंटू 3 किस्तें तो ये, प्लस आपने यहाँ पे ब्याज कमाया 12,321 का और यहाँ पे आपने ब्याज कमाया 25,628 का। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब ये अमाउंट तो क्या आपके पास आज की तारीख में है और आपको सेल करने पे 57, यानी आपको ओनली यहाँ पे 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, तो ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अब लास्टली आपको क्या करना है, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड हो गई है। अब तो डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो भी पैसा आपके पास अगर बच जाता है तो आपको वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। देखिए पूरा पैसा डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व इसलिए बच जाता है नहीं, जो आपको रिडीम करना है, जो आपने सिंकिंग फंड बना के पैसा इकट्ठा किया है वो आपको यहाँ पे इसमें डाल देना है जनरल रिजर्व अकाउंट में, यानी इसका जो बैलेंस है सिंकिंग फंड का बैलेंस वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र आपको शो दिखाना है। ये 5 लाख रुपीज़ का आ गया देखिए। और इस तरीके से आपके यहाँ पे लेजर बनेंगे। 3 लेजर बनाने के लिए आपको बोला गया था, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट्स एंट्रीज़ के थ्रू बनेंगे, तो आपको यहाँ पे एंट्रीज़ भी करनी है और अकाउंट्स भी बना लें, लेजर अकाउंट्स। और ये बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 20 नंबर में आते हैं, तो आपको पहले पूरी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज़ करनी है। और मान लीजिए कि अगर आपको 20 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और जर्नल एंट्रीज़ करने को ना बोलें, केवल लेजर अकाउंट्स बनाने को बोलें, तो आप ये करेंगे कि लेजर आप स्टार्टिंग में बना देंगे, सॉल्यूशंस में लेजर बना के आप स्पेस छोड़ देंगे, 3-4 लेजर जो भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जाए, उसके बाद आप वर्किंग नोट में जनरल एंट्रीज़ करेंगे। आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज ज़रूर शो करके आनी है, चाहे क्वेश्चन में आपसे बोला हो या ना बोला हो, क्योंकि अदरवाइज़ आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वैसे भी जब आप लेजर बनाते हैं तो आपको जनरल एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे एंट्रीज़ की, आप लिखेंगे नहीं एंट्रीज़ को वर्किंग नोट्स में और डायरेक्ट उनकी पोस्टिंग करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मिस्टेक करने के। तो इसलिए आप लोग पहले जनरल एंट्रीज़ लिखें वर्किंग नोट्स में और उसके बाद आप लेजर पोस्टिंग उनकी करें। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन। ये नेक्स्ट स्टेप था, डिबेंचर्स किस तरीके से रिडेम कर किए जाते हैं, उनके जो मेथड्स, जो टेबल मैंने आपको बताई थी उसमें ये नेक्स्ट मेथड है, जिसकी यानी ओपन मार्केट में आपके डिबेंचर्स जो डिबेंचर होल्डर्स के पास हैं, आप खुद क्या करेंगे, उन डिबेंचर्स को खरीद लेंगे डिबेंचर होल्डर से। अब ये आप 2 पर्पज़ से करेंगे, या तो उन्हें लेके कंपनी क्या करेगी, खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज़ करेगी और उनको कैंसिल कर देगी, या फिर उनको एज इन्वेस्टमेंट रख लेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी तुरंत रद्द कर देना या विनियोग के रूप में रखना। एंट्रीज बिल्कुल सिंपल होंगी। जब आप खुद के डिबेंचर्स परचेज करें तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास डिबेंचर आ रहा है, उसके किसके बदले में आ रहा है, इधर कैश और बैंक। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर आपको लाभ की राशि भी मेंशन कर देनी, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, कंपनी तभी परचेज करती है ओपन मार्केट से अपने शेयर्स जब मार्केट में डिबेंचर जब मार्केट में उन डिबेंचर्स की प्राइस पहले से ही कम चल रही होती है।
फिर उसके बाद क्योंकि ये आपको प्रॉफिट होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, तो आप उसको कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। 1 अप्रैल 2016 को रमेश लिमिटेड की पुस्तकों में 500 वाले 1012 ऋण पत्र बकाया थे। ऋण पत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार संचालकों ने निम्नलिखित तिथियों को खुले बाजार में 350 में, यानी 500 का शेयर आपके मार्केट में आज की तारीख में ऋण पत्र जो है वो कितने का चल रहा है, 350 का। तो कंपनी को जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उसकी डिबेंचर की जो रेट्स हैं मार्केट में कम हो रही हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसको खुद ही खरीद लेती है कम में, क्योंकि कंपनी अगर आगे जाके उनको रिडीम करती है तो उनको पूरा पैसा या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन क्योंकि रिडेम्पशन में जो कंडीशन होती है, डिबेंचर के रिडेम्पशन की कंडीशन वो इश्यू के टाइम ही बता दी जाती है। तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में रेट कम चल रही है तो वो खुद ही परचेज़ कर लेगी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने परचेज़ किया जून 1 में बाज़ार तुरंत निरस्त करने के लिए। कम इंटरेस्ट सहित नवंबर में लिया है 501 रुपये और मार्च में लिया है यहाँ पे 492.5। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च, यानी 6 महीने में आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इनका डिबेंचर कब ड्यू डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो कब ड्यू हो रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे 1 जून को हो रहा है, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कंपनी खुद ही कर रही है। अब 1 जून वाला जो डिबेंचर वो खरीद रही है वो कम इंटरेस्ट वाला है, तो इंटरेस्ट देके खरीदेगी 490 कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट देके वो खरीद रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जून है यहाँ पे, तो उसको कितने महीने का ड्यू हुआ, यहाँ पे जो 2 डेट्स हैं, एक तो मार्च और सितंबर, यानी जून से पहले कब ड्यू हो गया होगा, मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अप्रैल और मई, यहाँ पे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, जो रेट ऑफ है वो 12% है। जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1000 बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, वर्किंग नोट देखिए, क्योंकि कितने यहाँ पर हैं, 100 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर की रेट जो है 500 है, तो 500 यहाँ पे 50,000 उसकी वैल्यू आ जाएगी। 12% डिबेंचर का ये देखिए रेट लगा रखी 12%, तो 12% के हिसाब से कितने महीने का, 2 महीने का आउट ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि मार्च में ड्यू हो गया, उसके बाद जो एक्रू हुआ है, कितना इकट्ठा हुआ मार्च के बाद, अप्रैल मई, 1 जून को तो इसने सेल ही कर दिया, तो 2 महीने का जो ब्याज है वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाता है, तो वो आएगा 1000। तो ये देखिए आपने यहाँ पर 1000 लिख दिया। टू बैंक अकाउंट, अब आपने बैंक अकाउंट आपने ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है आपने, तो केवल 490 में ख़रीदा है ये, ठीक है, पर डिबेंचर। तो 490 इंटू 100 करेंगे तो 49,000 आ जाएगा। दैट मीन्स आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे टोटल ड्यू हो रहा है 51 और यहाँ पे 49, यानी 2000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। तो यही कंडीशन जब अवेलेबल होती है मार्केट में तो कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स परचेज कर लेती है। अब जून के बाद 2016 की बात चल रही है, 2016 में एक ही ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जून 2016 के बाद सितंबर आएगा, यानी जो डिबेंचर्स हैं उन पर इंटरेस्ट आएगा। तो अब जो जितने भी डिबेंचर बचे, 1000 डिबेंचर थे, 100 बेच दिए, बचे कितने, 900 पे जो इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रू हो गया 12% के हिसाब से, यहाँ पे 6 महीने का यहाँ पे 27,000 इकट्ठा हो गया। उसके बाद 1 नवंबर को सेल किया है, इसने सेल किया है 501.25 में कम इंटरेस्ट में, यानी विद इंटरेस्ट इसने सेल किया है। तो वही एंट्री आपकी वही रहेगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब इसने 200 डिबेंचर बेचे हैं 100 रुपये के यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 200 इंटू 500 के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गए यहाँ पे। अब इनका इंटरेस्ट कितना ड्यू होता है, तो ये देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर, एक ही महीने का हुआ यहाँ पे, क्योंकि 1 नवंबर को तो इसने सेल कर दिए, तो 1 लाख पे केवल 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे आपका एक्रू होता है। ये देखिए 1 लाख पे 12% के हिसाब से 1 महीने का 1000 यहाँ पे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो गया, क्योंकि सितंबर तक तो पूरा मिल गया 6 महीने का बच्चे को। उसके बाद एक ही तो महीना रहा, उसके बाद 1 महीने बाद उसने अपने बच्चे हुए भी 200 भेजे, तो इन 200 पे केवल 1 महीने का इंटरेस्ट ही कलेक्ट हुआ है। अब टू बैंक में वो कितना उसको मिलेगा, 200 डिबेंचर इंटू 501 आप करेंगे, 501.25, तो यहाँ पे 1,0250 रुपये, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। नेक्स्ट नवंबर के बाद जो है आपका ड्यू नहीं होता है, सितंबर, अब वो मार्च में ड्यू हो गया, यानी 16 कंप्लीट। अब 2017 में आते हैं, 2017 में मार्च आया, मार्च में हमने उसको सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट सेल किया है यहाँ पे, ठीक है, ओपन मार्केट से खरीदने पे। तो देखिए 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, 5.5 महीने, क्योंकि 15 मार्च को बेच दिया, अगर ये 30 मार्च होता तो पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट उसको मिल जाता, 31 मार्च होता तो, लेकिन यहाँ पे केवल 5.5 महीने आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है
25,000 रुपये इंटू 12% के हिसाब से 5.5 माह का 1375। तो ये यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। टू बैंक, अब आप उनको कितना पेमेंट करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है एक्स इंटरेस्ट का, यानी ब्याज सहित इसने नहीं बेचा है। तो 24625 तो इसका ओरिजिनल देखिए 492.5 में इसने अपने 50 डिबेंचर बेचे हैं। तो एक तो आप इसका पेमेंट करेंगे 492.5 इंटू 50 करेंगे, प्लस उसका जो इंटरेस्ट है उसका भी आप इसको पेमेंट करेंगे 1375 का। तो यहाँ पर देखिए टोटल पेमेंट जो होगा 26,000 का होगा। यहाँ पे जो टोटल है उसमें 375 का डिफरेंस आएगा। तो ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन आपका प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में। कम इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज आगे जाके जब ब्याज मिलेगा वो प्राप्तकर्ता को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो कम इंटरेस्ट के साथ, यानी जो बेच रहा है उसी को यहाँ का ब्याज मिलेगा। ठीक है। कम इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो बेचता है उसी को जो अब लाभ मिलेगा उसको लाभ पाने का अधिकार होता है, और एक्स इंटरेस्ट में ये अधिकार होते हैं खरीदने वाले के पास। तो ये देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट भी इसको पे कर रहा है। एक्स इंटरेस्ट बेचा है मतलब जो भी इंटरेस्ट अभी तक इकट्ठा हुआ है वो भी पे करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 31 मार्च को बचे जितने भी डिबेंचर, यानी कितने बचे, 100 एक बार बेच दिए, 200 एक बार बेच दिए, 300 और 50 एक बार बेच दिए, 350, यानी बचे कितने, आप 1000 में से 350 गए तो 650 डिबेंचर्स बचे। तो उनको इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 8% के हिसाब से 6 महीने का। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, आपको टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। लास्ट एंट्री जो करेंगे आप 31 मार्च को, बैलेंस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आप जो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में। ठीक है। तो लास्ट में ये 2 एंट्रीज करना आपके लिए कंपलसरी है कि जो अभी आपको प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, और जो भी आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आप P&L अकाउंट में यहाँ पे आप शो कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स के थ्रू ये ऐसी एंट्रीज करते हुए आप डिबेंचर रिडेम्पशन को कंप्लीट करेंगे।